अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो थर्ड होगा और वो एंजाइम का चैप्टर है, वो हम करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड वो बाद में करेंगे, वो पहले हम चैप्टर नंबर थर्ड उसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड एंजाइम्स के मुतल्लिक़ है। तो एंजाइम का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड एंजाइमोस उससे दिया गया है, जिसका मतलब होता है टू राइस ब्रेड, कि ब्रेड का फूल जाना, बड़ा हो जाना, तो उससे ये लफ्ज़ दिया गया एंजाइम। तो एंजाइम्स ये प्रोटीन्स होते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एंजाइम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, के एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन तमाम प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती। विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, दे एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन, रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते। These act as catalyst। तो कैटलिस्ट का नाम आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में आमतौर पर ये नाम इस्तेमाल होता है। अमल अंगेज जिसको हम कहते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो एंजाइम ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। इनको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी हर एंजाइम के लिए सब्सटेंस मखसूस होगा। तो वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, अमल करता है, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। दो लफ्ज़ है, एक सब्सटेंस है, उसका मतलब होता है एनीथिंग, चीज़, जबकि सबस्ट्रेट उस चीज़ को कहा जाएगा जिस पर एंजाइम अमल करता है। जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सबस्ट्रेट होंगे। आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में पेप्सिन। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन पर एक्ट करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। तो वो पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन पर अमल करेगा, स्टार्च पर अमल नहीं करेगा। और जो एंजाइम स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है, वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं कर सकेगा। इसलिए एंजाइम मखसूस होते हैं। इम्पोर्टेंस एंजाइम की क्या है? जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं एंजाइम। एंजाइम किसी रिएक्शन को शुरू नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते। एंजाइम के बगैर रिएक्शन होते हैं, लेकिन स्लो होंगे, इतने स्लो होंगे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर एंजाइम स्लो अमल करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो एंजाइम्स कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट नहीं करते, किसी रिएक्शन को ये इनिशिएट नहीं करते। दे स्पीड अप
ऑलरेडी अकरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन पहले से हो रहा होता है उसको जो स्पीड अप कर देते हैं। तो उसको जो पहले स्पीड अप कर देते हैं। तो विदाउट एंजाइम रिएक्शन would proceed at a very slow speed, making life impossible। जब इतने रिएक्शन स्लो हो जाएंगे कि रिएक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे और लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। उसके बाद सबस्ट्रेट है द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, या जिस पर एक सब्सटेंस एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। एक्टिव साइट, साइट ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट इज अटैच्ड एंड कैटालाइसिस अकर। एंजाइम की वो जगह जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है उस जगह को एक्टिव साइट कहा जाएगा, जहाँ पर कैटालाइसिस का अमल होगा। अब कैटालाइसिस से क्या मुराद है? तो कैटालाइसिस से मुराद है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, उसको तेज़ कर देना, उसको स्पीड कर देना बाय एडिंग कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से, कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। उस अमल को कैटालाइसिस कहा जाता है। तो जिस जगह पर कैटालाइसिस का अमल होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट पर अमल करता है, सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाता है, उस जगह को एक्टिव साइट का नाम दिया जाता है। उसके बाद कोफैक्टर, ये क्या होते हैं? अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर प्रोटीन होते हैं, तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होगा। तो जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होगा उसको कोफैक्टर कहा जाता है। सम एंजाइम्स कंसिस्ट सोली ऑफ प्रोटीन्स, यानी वो मुकम्मल तौर पर प्रोटीन होते हैं, जबकि अदर एंजाइम्स हैव ए नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एज कोफैक्टर, उसको कोफैक्टर का नाम दिया जाता है। अब कोफैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है? कोफैक्टर की इम्पोर्टेंस ये होती है कि एक तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम करता है, यानी दोनों को आपस में मिलाता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है, एडवांटेज है, और दूसरा एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए कोएंजाइम का होना ज़रूरी होगा। अगर कोएंजाइम नहीं है तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसी तरह से ये लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होगा। दूसरा, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ये ब्रिज का काम करता है, यानी दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है। और तीसरा क्या है? और बाज़ का जो कोफैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से कैटालाइसिस का अमल हो जाता है। तो ये भी कोफैक्टर का एक एडवांटेज है कि खुद भी ये डायरेक्टली रिएक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैटालाइसिस का अमल हो सकता है। और समटाइम्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, और बाज़ का ये कोफैक्टर जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वो रिएक्शन जो इम्पॉसिबल होते हैं या वो रिएक्शन जो डिफ़िकल्ट होते हैं तो वो रिएक्शन आसानी के साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी अवेलेबल होगी। एनर्जी की अवेलेबिलिटी की वजह से
वो रिएक्शन जो इम्पॉसिबल हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं, मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल हैं, वो भी हो जाते हैं। तो ये था ब्रीफ सी, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि एंजाइम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट किसको कहा जाता है, एक्टिव साइट किसको कहेंगे, कोफैक्टर किसको कहेंगे। अब जहाँ पर एक डायग्राम छोटी सी बनी हुई है, तो अब डायग्राम में ये जो आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, और जहाँ पर ये ग्रीन कलर में कोफैक्टर शो किया गया है, और जो ब्लैक कलर है वो सबस्ट्रेट को शो करता है। तो एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच होगा, और कोफैक्टर जब अटैच हो जाएगा तो उसके साथ सबस्ट्रेट भी अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सॉरी। तो देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है। अब हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के मुताबिक डिस्कस करेंगे। अब एंजाइम्स ये अमाइनो एसिड्स तो अमाइनो एसिड्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स एंजाइम बनाते हैं, यानी एंजाइम अमाइनो एसिड्स के मिलने की वजह से डेवलप होते हैं। मसलन सबसे पहले इस तरह से होता है कि एक चेन डेवलप हो जाती है। मसलन एक अमाइनो एसिड है, उसके बाद जहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड है, उसके बाद आगे तीसरा अमाइनो एसिड है, जहाँ पर ये इस तरह से तीसरा अमाइनो एसिड है। तो ये आपस में इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, और इनके जुड़ने की वजह से एक चेन बन जाती है अमाइनो एसिड्स की, जिसको नाम दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर एक चेन बनाती हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम दिया जाता है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा उसको, पेप्टाइड बॉन्ड। तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बाद में इसकी फोल्डिंग हो जाए, यानी क्वाइलिंग हो जाती है। इस तरह से इसकी क्वाइलिंग हो जाएगी, इस तरह से ये क्वाइलिंग हो जाती है, और क्वाइलिंग के बाद इसकी इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगी, इस तरह से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। अब इस तरह से जो प्रोटीन की शेप डेवलप होगी वो ग्लोब्यूलर होगी, ग्लोब्यूलर। जबकि जो चेन की शक्ल में होंगे वो फाइबर लाइक प्रोटीन उसको कहा जाता है, उसको फाइबरस प्रोटीन का नाम दिया जाता है। और जो कुलाई में हो जाए उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें फोल्डिंग हो जाती है। तो फोल्डिंग की वजह से ग्लोब्यूलर शेप डेवलप होती है। तो एंजाइम्स ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं।
एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होंगे। इस तरह से ये इस तरह से एक एंजाइम होगा। अब इसकी ये जो जगह है ये, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट कहा जाएगा। अब जो एक्टिव साइट है उसमें अमाइनो एसिड कम होंगे, तो देन फ्यू अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म एक्टिव साइट, जबकि मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये एंजाइम का वेस्टर पोर्शन, बल्क ऑफ एंजाइम, उसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड होती हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे जो आपस में मिलकर इसका बाकी बॉडी पार्ट बनाती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की शेप बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। अब ये कहा जाता है कि एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, कि अगर एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ प्रोटीन पर एक्ट करेगा, जो सबस्ट्रेट पर जो स्टार्च है उस पर सब जो है वो एक्शन शो नहीं करेगा। अगर ये सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये प्रोटीन पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट होती है ये स्पेसिफिक होती है और इस पर मखसूस चार्ज होते हैं, और चार्ज की वजह से, ये अपने चार्ज की वजह से अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगी। अब इस तरह से जो एंजाइम है, ये इस तरह से एंजाइम, और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट। अब जहाँ पर सपोज करें इस तरह से ये सबस्ट्रेट है, अब जहाँ पर उसका जो कोफैक्टर है वो अटैच हो जाता है, उसके बाद ये सबस्ट्रेट जहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से जहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इस तरह से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है। इसलिए एंजाइम्स, इनका सबस्ट्रेट मखसूस होता है। प्रोटीन्स, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से हर प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से डिफरेंट होती है। इसी तरह से एंजाइम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ यानी जो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो अमाइनो एसिड की तरतीब, अरेंजमेंट हर एंजाइम के अंदर मखसूस होगी। यानी हर एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड की तरतीब है वो मखसूस होती है, और अमाइनो एसिड की तरतीब की वजह से ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये तो था ये एंजाइम क्या होते हैं, तो बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हम मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी तकरीबन टोटल जो है 19 वीडियोस हैं जो आपके पास होंगी, तो आप किसी टाइम पर भी लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेहतर होगा कि आप टेक्स्ट बुक को लेकर बैठ जाएं और लेक्चर को सुने, उसको समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि जैसे आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, तो आपका एडमिशन अगस्त या सितंबर में होगा कॉलेज में, तो उस वक्त तक आपको कम से कम यानी 8 चैप्टर आपके मुकम्मल होने चाहिए। अगर 8 चैप्टर आपके मुकम्मल होते हैं
तो फिर आपका सिलेबस आसानी के साथ दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये फरवरी मार्च तक जाएगा। तो अगर दिसंबर में ख़त्म हो जाते हैं तो आपको प्रेपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे, टेस्ट दे सकेंगे, वरना फिर उतनी प्रेपरेशन नहीं हो सकेगी। शुक्रिया।